हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमारे सेंटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी एक्साइज कांस्टेबल 2025 की परीक्षा जो है 5 जुलाई से शुरू होने वाली है और इस परीक्षा में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 65 क्वेश्चन जो होता है वो मैथ रीजनिंग का होता है और 35 क्वेश्चन जो होता है वो जीके जीएस का होता है। ठीक है, तो जीके जीएस का जो पोर्शन होता है तो वो काफ़ी हार्ड होता है। अगर जीके जीएस में अच्छा नंबर स्कोर कर लेते हैं तो मतलब रिजल्ट होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो रीजनिंग और मैथ का पेपर होता है वो इजी होता है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट मतलब इजी ही होता है, लेकिन जीके जीएस का पोर्शन जो है वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होता है, मतलब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाइएगा तो देखिएगा कि जो जीके जीएस का पोर्शन है वो इकोनॉमिक्स से, इन्वायरमेंट से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, मतलब कला और संस्कृति से, विविध से, खेल-कूद से, मतलब सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। उसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए मैंने ये 30 दिन का, है ना? 30 दिन का ये टॉपिक कंप्लीट करना है, 30 दिन का सीरीज शुरू किए हैं। इसमें 100 टॉपिक, ठीक है? 100 टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा। ये 100 टॉपिक जो होगा वो प्रीवियस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टू होगा, है ना? अकॉर्डिंग होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और 30 दिन हमसे जुड़िए। अब मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि मतलब 35 क्वेश्चन में आपको 25 से 30 क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से मिलेगा। ठीक है, सारा टॉपिक हम कंप्लीट करवा देंगे। जो जो प्रीवियस क्वेश्चन में टॉपिक पूछा गया है, जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उस सारे टॉपिक को हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। ठीक है, और 30 दिन जुड़ना है आपको, मात्र 30 दिन जुड़िए, आपका एकदम टेंशन खत्म हो जाएगा। आराम से 25 से 30 क्वेश्चन आराम से आपका टच कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज जो टॉपिक है इसमें एक तो हो जाएगा आपका अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय के प्रमुख मद, है ना? ये सब मतलब कंप्लीट करवा देंगे आज। तो प्राथमिक क्षेत्र, है ना? इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ था प्राथमिक क्षेत्रक से। तो प्राथमिक क्षेत्रक में देखिए कि प्राथमिक क्षेत्रक में उन आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिसमें प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र में वैसा वस्तु आता है, वैसे वस्तु का उत्पादन किया जाता है जो प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त हुए होंगे। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन किसको कहा जाता है? प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है जैसे आपका मिट्टी हो गया, वन हो गया, है ना, जल हो गया, जल जो प्राकृतिक संसाधन हो। ठीक है, यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम निर्मित करते हैं। मतलब प्राकृतिक संसाधन से हम लोग निर्मित करते हैं। ठीक है, हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद उत्पाद जो है कृषि, डेयरी, दूध, दूध क्या हो गया? मतलब गाय से दूध, जैसे गाय का जानवर हो गया, बकरी हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है? तो सब प्राकृतिक संसाधन में आ गया। कृषि भी प्राकृतिक संसाधन में आ गया। तो कृषि, डेयरी, मत्स्य, मत्स्य पालन जो हो गया, ये जल से, समुद्र से प्राप्त होता है। ठीक है, वनों से प्राप्त लकड़ी, है ना, मतलब ये सब क्या हो जाएगा? तब प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। कृषि, डेयरी, मत्स्य, वन से प्राप्त, है ना? इसलिए इन क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। याद रखना है, कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र को। इसमें क्या आ जाएगा? तो कृषि आ जाएगा, डेयरी आ जाएगा, मत्स्य पालन आ जाएगा, खनन, है ना? याद रखना है, ये सब याद रखना है। कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, खनन। इससे संलग्नित श्रमिकों को रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेत दिया जाता है। मतलब इस क्षेत्र में जितने भी श्रमिक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? रेड कॉलर जॉब। याद रखना है आप लोग को। रेड कॉलर जॉब के अंतर्गत आते हैं इस क्षेत्र के जितने भी श्रमिक होते हैं, उनको रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेत दिया जाता है। ठीक है, इतना हो गया। बस आपको इतना ही याद रखना है कि कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन और खनन जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है और इस क्षेत्र के जितने भी श्रमिक होते हैं उनको रेड कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अब आ गया द्वितीय क्षेत्र। ज्यादा ज्यादा डीप में नहीं जाना है, जो क्वेश्चन जहां से बन सकता है उसको पढ़ना है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है और उसका हम लोग क्या करते हैं? अन्य रूप में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, कुछ बना देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज बना देते हैं
मतलब प्राथमिक क्षेत्र से जो भी चीज प्राप्त हुआ है उससे कुछ और चीज हम बना दिए, है ना, वो द्वितीय क्षेत्रक में आ जाएगा। जैसे में देखिए ना आप, जैसे कपास के पौधों से प्राप्त रेशे का उपयोग कर सूत काटने और कपड़ा बुनते हैं, ठीक है। गन्ने से गुड़ बना दिए। गन्ना क्या हो गया, गन्ना गन्ना तो आपका ये हो गया कृषि के क्षेत्र में आ गया। तो देख रहे हैं ना, प्राथमिक क्षेत्र से कोई और निर्माण कर दिया। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र का ही चीज जो है वो बनता है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र से ही चीज बनाया जाता है द्वितीय क्षेत्र में। तो जैसे गन्ने से गुड़ बन गया, चीनी गुड़ एवं चीनी का निर्माण करना, ठीक है। इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा है। चीनी, कपड़ा, इस्पात, लोहा उद्योग आदि, है ना। चीनी, कपड़ा, इस्पात, लोहा उद्योग, है ना, लोहा उद्योग ये आदि हो गया, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा, तो चीनी, कपड़ा, इस्पात, लोहा उद्योग, जितने भी उद्योग हो गया ये द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। इनमें जितने भी श्रमिक होते हैं उनको ब्लू कॉलर जॉब का संकेत दिया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या दिया जाता है, तो रेड कॉलर जॉन, ठीक है। लेकिन रेड कॉलर जॉब, और इसमें जो होता है इसको कहा जाता है ब्लू कॉलर जॉब, याद रखना है आप लोग को, ठीक है। तृतीय क्षेत्रक क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्रक। तृतीय क्षेत्र में उन गतिविधियों को शामिल किया गया है जो प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को विकास में सहयोग करती है। तृतीय क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो सेवा, जितना भी सेवा हो गया वो तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है, सेवा। जबकि प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्रों में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है और द्वितीय क्षेत्र में भी। उदाहरण स्वरूप, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कपास से द्वितीय क्षेत्र में कपास से सूत एवं कपड़ा बनाया जाता है। जबकि सूत एवं कपड़ा का विक्रय, जो सूत एवं कपड़ा का विक्रय हो रहा है वो यातायात, ठीक है, सूत एवं कपड़े का विक्रय एवं वितरण के लिए तृतीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है ना। उदाहरण, सूचना प्रौद्योगिकी, यातायात, व्यापार, वित्तीय सेवाएं, शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची, वकील, होटल, रेस्टोरेंट, कॉल सेंटर, इंटरनेट, कैफे, बैंकिंग आदि की व्यक्तिगत सेवाएं। मतलब जितने भी सेवा वाला चीज होगा वो सब तृतीय क्षेत्र में आएगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और याद रखना है, जितना भी सेवा वाला चीज होगा ना वो तृतीय क्षेत्र में आएगा। अब चतुर्थ, ठीक है, एक हो गया चतुर्थ क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है। याद रखना है, बौद्धिक गतिविधि, तो बौद्धिक गतिविधि को शामिल किया जाता है चतुर्थ क्षेत्र में। इसमें क्या क्या आ जाएगा, संस्कृति, पुस्तकालय, अनुसंधान संस्थान, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी। याद रखना है, चतुर्थ क्षेत्र में क्या क्या आ जाएगा, तो संस्कृति, पुस्तकालय, अनुसंधान, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी। पंचम क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को शामिल किया जाता है, जैसे सरकार, विश्वविद्यालय, मीडिया, विज्ञान, गैर लाभकारी संस्थान। याद रखना है, सरकार जो है ये पंचम क्षेत्र में आएगा, है ना। विश्वविद्यालय पंचम क्षेत्र में आएगा, मीडिया पंचम क्षेत्र में आएगा, विज्ञान पंचम क्षेत्र में आएगा, गैर लाभकारी संस्थान पंचम क्षेत्र में आएगा, ठीक है। तो ये सब क्षेत्र हो गया, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब प्रीवियस क्वेश्चन में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में, ठीक है। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मौद्रिक मूल्य के योग से होता है। मतलब एक वर्ष में, पूरा एक वर्ष में उत्पादित वस्तु, है ना, वो सेवाओं का शुद्ध मूल्य होता है। राष्ट्रीय आय क्या होता है, एक वर्ष के दौरान उत्पादित, मतलब उत्पादित किया हुआ, है ना, एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का क्या होता है, शुद्ध मूल्य होता है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें विदेश से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है, ठीक है। विदेश से जितना भी आय
प्राप्त किया जाता है वो भी इसमें शामिल होता है राष्ट्रीय आय में। राष्ट्रीय आय में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित जितने भी वस्तु एवं सेवाएं हैं उनका शुद्ध मूल्य और साथ साथ विदेश से भी अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होता है। ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसकी स्थापना 2 मई 1951 को की गई। याद रखना है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब किया गया था? 2 मई 1951 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आय की गणना करना इसका मुख्य कार्य था। ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का कार्य क्या था? तो राष्ट्रीय आय की गणना करना। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। इसका कार्य राष्ट्रीय आय और संबंधित आंकड़ों, विशेषकर अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्रों के बारे में अनुमान लगाने और योजना बनाने की नीति के लिए व्यापक सर्वेक्षण करना था। बस याद रखना है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना 1950 में की गई थी। यही सब पूछता है। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ का विलय करके, ठीक है, मतलब 2019 में इनका विलय हुआ है। एक तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और दूसरा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। इनका विलय कब हुआ? तो 2019 में हुआ। और क्या नाम रखा गया? तो नाम देखिए क्या रखा गया है ना, सीएसओ और एनएसओ का विलय करके सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन, है ना, की स्थापना की गई। ठीक है। याद रखना है, इन दोनों का विलय हुआ 2019 में। ठीक है। जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आय गणना का इतिहास देखिए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी द्वारा 1868 ईस्वी में अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में की गई। इसमें इनके द्वारा प्रति व्यक्ति आय को 20 रुपया बताया गया है ना। याद रखना है, तो प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया बताए थे? ये 20 रुपया बताए थे। कौन? तो दादा भाई नौरोजी। एक और चीज याद रखना है, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पोजीशन पर कौन है? तो गोवा है। याद रखना है आप लोगों को। एक एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा कि प्रति व्यक्ति आय में 1 नंबर पोजीशन पर कौन है? 1 नंबर पोजीशन पर गोवा है। और सबसे लास्ट में कौन है? बिहार है। ठीक है, ये याद रखना है। भारत में VKRB राव द्वारा, VKRB राव कौन है? तो विजय कस्तूरी रंजन वरदराज, ऐसे कुछ नाम है। वी कस्तूरी रंजन, है ना। भारत में VKRB राव द्वारा पहली बार सन 1931-32 में राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया। राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया? तो वी कस्तूरी रंजन के द्वारा। ठीक है। इसलिए VKRB राव को राष्ट्रीय आय की लेखा प्रणाली का जनक कहते हैं। लेखा प्रणाली का जनक किसको कहा जाता है? आय की लेखा प्रणाली का जनक कौन है? तो VKRB राव। इन्होंने कितना बताया था प्रति व्यक्ति आय? 62 रुपया बताया था। ठीक है, देखिए कितना रुपया बताए थे ये? 62 रुपया। क्या बताया है कि गोवा जो है प्रति व्यक्ति आय में सबसे 1 पोजीशन पे है गोवा। सबसे लास्ट पोजीशन पे कौन है? तो बिहार है। ठीक है। वर्ष 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय आय समिति, याद रखना है 1949 में क्या हुआ है? पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी रिपोर्ट 1951 में प्रस्तुत किया था, जिसमें भारत की राष्ट्रीय आय 8,710 करोड़ रुपए तथा प्रति व्यक्ति आय 246.90 बताई। ठीक है, पीसी महालनोबिस ने बताया था, जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे 1951 में। उसमें राष्ट्रीय आय कितना बताया गया था? 8710। ये सब याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 8710 रुपया और प्रति व्यक्ति आय 246.90 रुपया। ठीक है। आंकड़ों के संग्रहण के संबंध में देश में सांख्यिकी एजेंसियों के सामने आने वाली समस्याओं को कम करने के उद्देश्य से रंगराजन आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 2005 में एनएससी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग गठित किया गया। पूछेगा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन कब हुआ? 2005 में। किस आयोग की अनुशंसा पर? रंगराजन आयोग की अनुशंसा पर 2005 में।
सुरेश तेंदुलकर को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। याद रखना है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का पहला अध्यक्ष कौन थे? सुरेश तेंदुलकर। ठीक है। साइमन कुजनेट को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, साइमन कुजनेट। याद रखना है, साइमन कुजनेट को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। ठीक है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आधार वर्ष कितना है? 2011-12 है। ठीक है। भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक, भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। इन्होंने 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। ठीक है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 1931 में पीसी महालनोबिस ने की थी। ठीक है। यहां से सब क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको बताया गया है। ठीक। अब देखिए, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। पहला क्या हो जाएगा? तो सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, इसमें देखिए, किसी अर्थव्यवस्था द्वारा, किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद होता है। ठीक है। एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी जिसको कहा जाता है। ठीक है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 31 मार्च तक है। ठीक है। जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर होती है। ठीक है। अब देखिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसमें क्या हो जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी। शुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी को क्वेश्चन हिंदी वाला नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश वाला जरूर पूछता है। ठीक है। एनडीपी, जीडीपी ऐसे रहता है। ठीक है। तो याद रखना है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद को एनडीपी भी बोलता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। शुद्ध घरेलू उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है जिसमें से एक वर्ष में हुए मूल्य ह्रास को घटाकर प्राप्त होता है। जो शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है? जीडीपी से। जीडीपी क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या हो गया कि एक वित्तीय वर्ष में, है ना, एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम, ठीक है, उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है। जीडीपी क्या होता है? तो जीडीपी होता है एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या होता है? जीडीपी। इसमें भी बोला है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद में क्या हो जाएगा कि जीडीपी में से मूल्य ह्रास घटाकर प्राप्त होता है। जो एनडीपी होता है, एनडीपी वो क्या होता है? जीडीपी में से मूल्य ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। ठीक, सब याद रखना है आपको। ठीक, यहाँ देखिए दिया हुआ है कि एनडीपी क्या होता है? एनडीपी होता है कि जीडीपी जो है, जीडीपी में से मूल्य ह्रास अगर घटा दीजिएगा तो वो एनडीपी हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, कि जीडीपी क्या होता है? मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद किसको कहा जाता है? जीडीपी किसको कहा जाता है? जीडीपी का मतलब क्या होता है? तो मतलब एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित, याद रखना है, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य होता है। ठीक है। जीडीपी जो होता है एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। ठीक है। और एनडीपी कैसे प्राप्त किया जाता है? एनडीपी प्राप्त किया जाता है जीडीपी में से मूल्य ह्रास को घटाकर। ठीक है। अब आया सकल राष्ट्रीय उत्पाद।
ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको जीएनपी कहा जाता है। ठीक है, किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में जब उस वर्ष के उसके विदेश से आय को जोड़ते हैं तो उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, अर्थात यह जीडीपी में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ने के बाद प्राप्त होता है। जीडीपी में जितने भी विदेश से प्राप्त आय है उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, इसी तरह देश के अंदर विदेशियों द्वारा उत्पादित आय को जीडीपी में से घटा दिया जाना जाना चाहिए। मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी क्या होता है कि जीएनपी होता है कि जीडीपी में से क्या किया जाता है, जीडीपी में क्या जोड़ा जाता है, पहले याद रखना है कि जीडीपी में हम लोग क्या जोड़ते हैं, तो विदेश अगर हम क्या दूसरे देश में गए वहां से कुछ कमाए या आय प्राप्त किए तो वो तो जुड़ जाएगा आय। ठीक है, जीडीपी में जुड़ जाएगा। अब घटेगा क्या, तो कोई विदेशी आके हमारे देश में कुछ कमा रहा है तो उस आय को घटा लिया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि जीडीपी में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ने के बाद प्राप्त किया जाता है। जो एनडीपी होता है, जीएनपी होता है, वो जीडीपी में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ने के बाद प्राप्त होता है। इसी तरह देश के अंदर विदेशियों द्वारा उत्पादित आय को जीडीपी में से घटा दिया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए जीएनपी कैसे निकलता है। जीएनपी देखिए एकदम इजी वे में समझिए कि जीएनपी कैसे निकलता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकलता है। तो जीडीपी में से एक्स क्या है, तो मान लीजिए हम हैं और दूसरे जगह गए, मतलब दूसरे देश में गए, अब वहां से कुछ कमा लिए तो वो तो जीडीपी में जुट जाएगा। लेकिन घटा क्या है, एम क्या है, तो एम क्या है, कोई विदेशी लड़का है जो दूसरे देश से आया है और हम लोगों के देश में कुछ कमा रहा है, उसको तो घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना है जीएनपी क्या होता है कि जीडीपी में प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। ठीक, एकदम इजी वे में हम समझा दिए। अब आया शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या आ जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित एक वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में विदेशों से आय को जोड़कर और मूल्य ह्रास को घटाकर जो आय बचती है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ठीक है, एनएनपी है ना, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी। अब इसका फॉर्मूला देखिए ना, एकदम एकदम याद हो जाएगा। देखिए एनएनपी क्या है, एनएनपी है जीडीपी में विदेशों से आय तो इसे जुट जाता है, अब मूल्य ह्रास घट जाएगा। ठीक है, मूल्य ह्रास क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये एनएनपी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे प्राप्त किया जाता है, तो जीडीपी में विदेशों से आय तो जुट जाएगा लेकिन मूल्य ह्रास घट जाएगा, मूल्य ह्रास घट जाएगा। ठीक है, या जीडीपी प्लस विदेशों से आय, ये इन किसके बराबर होता है, तो जीएनपी के बराबर होता है, ये अभी बताया है। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, जीएनपी के बराबर होता है, जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। ठीक है, चलिए अब देखिए राष्ट्रीय आय में सम्मिलित मदें, यहां से भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा हुआ था। ठीक है, इसलिए पूरा बता दे रहे हैं इसको। देखिए राष्ट्रीय आय में सम्मिलित मद, उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवा। राष्ट्रीय आय में क्या क्या मद सम्मिलित होता है ये देखना है। एक तो उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवा, सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली निःशुल्क सेवा जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सब क्या होता है, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। कंपनियों को प्राप्त लाभांश भी राष्ट्रीय आय में शामिल है। ब्रोकर्स कमीशन को भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। विदेशों में भारतीय द्वारा अर्जित आय को भी राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। ठीक है, क्या क्या, तो उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा ये शामिल होता है। सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली निःशुल्क सेवा जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, ये भी राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। कंपनियों को प्राप्त लाभांश भी राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। ब्रोकर्स कमीशन को भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। विदेशों में भारतीय द्वारा अर्जित आय को भी राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। निम्न मदों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। देखिए विगत वर्षों में किया गया उत्पादन। ठीक है, विगत वर्षों में किया गया उत्पादन ये शामिल नहीं होगा।
मध्यवर्ती वस्तु और सेवा, ये भी शामिल नहीं होगा। विदेश से प्राप्त उपहार या अनुदान, ये भी शामिल नहीं होगा राष्ट्रीय आय में। पूंजीगत लाभ अर्थात भूमि, भवन, शेयर यदि क्रय मूल्य से अधिक पर बेचा जाए तो पूंजीगत लाभ कहलाता है तथा इसे भी शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। घरेलू अन आर्थिक क्रियाएं, लॉटरी में निकली धनराशि भी शामिल नहीं की जाती है। याद रखना है, लॉटरी में निकली धनराशि भी आपको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ भी शामिल नहीं होता है, याद रखना है। हस्तांतरित आय को भी शामिल नहीं किया जाता है। वृद्धा पेंशन, एकल नारी पेंशन, दिव्यांग पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, ये सब शामिल नहीं होता है राष्ट्रीय आय में। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट हो गया, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, धन्यवाद।